जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 23, चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4। इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम थ्री चैप्टर 3 चल रहा था इस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर 3 सबसे बड़ा चैप्टर है। काफ़ी दिन हो गए तो मुझे लगा शायद चैप्टर 4 पे पहुंच चुके होंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। बड़ा चैप्टर है तो टाइम ले लेता है ख़त्म होते होते। चैप्टर 3 में हमने आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट, चैप्टर 3 किससे रिलेट करता है? वैसे डायरेक्टर से रिलेट करता है। ठीक है, इसमें हमने क्या अभी तक स्टडी किया? डायरेक्टर्स के ड्यूटीज, उनकी पावर्स, फिर क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। ये कंसेप्ट हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी का अगर कोई नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को पूरा करना, यानी हर जाना या नुकसान को कंपनसेट। इंडेमनिफिकेशन मींस कंपनसेशन कह लें। कंपनसेशन के अगर डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे कोई खर्च करें, कोई खर्चा करें, उनका कोई नुकसान हो, क्या उन डायरेक्टर्स को कंपनसेशन करना चाहिए, इंडेमनिफिकेशन करनी चाहिए? इसका वन वर्ड आंसर ज़हन में आता है, यस करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे उन्होंने खर्च किया है। लेकिन असल में ये डिपेंड करता है कि डायरेक्टर्स ने जो एक्ट किया है क्या उनकी पावर्स में, उनकी अथॉरिटीज में था। ठीक है, क्या उन्होंने कंपनी के बेनिफिट के लिए वो एक्ट किया है या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए? तो इंडेमनिफिकेशन डिपेंड करेगी। ठीक है, नॉर्मली इंडेमनिफिकेशन लाउड, इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कंपनसेशन डायरेक्टर्स को जो उन्होंने कंपनी के बिहाफ पे खर्च किया है। नॉर्मली इंडेमनिफिकेशन लाउड होती है, लेकिन कुछ केसेस में लाउड नहीं होती, वो स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर तो हमने पढ़ा है क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी पढ़ा है क्या, याद है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहां पढ़ा था? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सेप्शंस में। डायरेक्टर के लिए मेंबर होना जरूरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मेंबर होना जरूरी नहीं है, वहां पे पढ़ा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर जो एग्जीक्यूटिव नहीं है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है। मैथ में इसी तरह होता है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, यार स्टडी करेंगे। यानी डायरेक्टर की सिर्फ दो टाइप्स नहीं है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, और भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। फिर लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव की ये डेफिनेशन जहन में ना आए कि जो एग्जीक्यूटिव नहीं है। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन है? जो एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये डेफिनेशन की प्रॉपर लाने में दी है। फिर कुछ लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि वो नहीं कर। वैसे तो हमने पावर्स में पढ़ा, बहुत सी पावर्स हैं डायरेक्टर के पास, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां भी हैं डायरेक्टर्स के ऊपर। जैसे एक पाबंदी मैंने आपको बताई थी, क्या? वो दूसरे लोगों को, एम्प्लॉइज को तो लोन दे सकते हैं, या खुद को लोन नहीं दे सकते हैं। ये लिमिटेशन है उनके ऊपर। अच्छा, फिर अगर उन्होंने लोन लेना तो क्या करेंगे? ये स्टडी करना है हमने। इसी तरह की दूसरी चीजें, दूसरे लोगों की सैलरी डिसाइड करनी है, कौन डिसाइड करेगा? और डायरेक्टर्स की खुद की सैलरी डिसाइड करनी है तो मेंबर्स। और अगर मेंबर्स ना डिसाइड करें, कहें हमने नहीं डिसाइड करना है, फिर डायरेक्टर्स खुद ही कर सकते हैं। लेकिन पहले मेंबर्स, यहां अगर कंपनीज ने आर्टिकल्स में कोई रूल लिखे हुए हैं कि इस तरीके से सैलरी डिसाइड होगी, उस तरीके से पेमेंट होगी। तो ये 12 लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो 11 है ना, ये बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं इसमें, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस है ना, ये 6-7 छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखें तो आपको एक अजीब चीज नजर आएगी। क्या भला? बल्कि एक अजीब चीज नजर नहीं आएगी। क्या वाला? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 पढ़ रहे हैं, 9 पढ़ रहे हैं, 10 किधर गया? अब 11 पढ़ रहे हैं। क्या 10 हमारे सिलेबस में नहीं है? क्या पढ़ना नहीं है? पढ़ना है। तो कब पढ़ना है? अभी नहीं पढ़ना। एंड पे इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे, वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कंसेप्ट्स मिक्स हो जाए। असल में
क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव अक्सर मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो, उससे क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरफ चलेंगे। क्लियर हो गया आज क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं? क्या? इंडेमनिफिकेशन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर। सबसे पहले इंडेमनिफिकेशन पढ़ते हैं। कहता है अगर कंपनी के लिए, तो आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है, उसमें एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अगर एजेंट कोई खर्चा पानी करे, प्रिंसिपल ने उसको इंडेमनीफाई करना होता है कि नहीं? नॉर्मली करना होता है। लेकिन अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे फिर नहीं करना, फिर कर सकता है, रेटिफाई करना चाहिए, रेटिफाई कर सकता है, लेकिन लायबल नहीं है प्रिंसिपल। अगर वो ना करना चाहे तो कह सकता है कि भाई मैंने तुम्हें इंडेमनीफाई नहीं करना नहीं किया क्योंकि तुमने मेरे कहे के मुताबिक अमल नहीं किया। एग्जैक्टली उसी तरह क्या डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट हैं? उसी तरह अगर डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे कोई काम करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, क्या कंपनी को इंडेमनीफाई करना चाहिए? नॉर्मली यस। लेकिन अगर किसी डायरेक्टर ने कोई नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, किसी डायरेक्टर ने नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, ब्रीच ऑफ लॉ की, तो उस सूरत में डायरेक्टर्स या कोई भी ऑफिसर होगा उसको इंडेमनीफाई नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वो वाइड होगा। कुछ कुछ बात समझ आई? आपने अभी तक जितनी भी लीगल प्रोविजन पढ़ी है, कहीं पे पेनल्टी पड़ा है? कोई लेवल 1 लेवल 2 की पेनल्टी होगी? किस कंसेप्ट में पढ़ा था? इसी बुक में, इसी चैप्टर में कहीं पढ़ा होगा। डायरेक्टर इनएलिजिबल हो और एक्ट करे और पॉइंट हो जाए तो उसे पेनल्टी पे करना पड़ा। अच्छा, अगर ये भाईजान है, मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, ये मेरे फेवरेट है, मेरे इशारों पे चलते हैं, मैंने कहता हूँ भाई मेरी कंपनी में आप डायरेक्टर लग जाओ। लेकिन सर डायरेक्टर कैसे लग रहा हूँ? मैं तो डिफॉल्टर हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, मैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डिफॉल्टर हूँ, मैं लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं लग सकता। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना मैं लग जाऊँ तो आज किसी को पता ही नहीं चलेगा, हम बताएंगे नहीं किसी को। लेकिन सर फिर भी अखबार में खबर आ सकती है, कोई खुबरी हो सकती है, आज ना इसे 2 साल बाद 3 साल बाद पकड़े जाएंगे। मैं कहूँगा जब पकड़े जाएंगे ना तो तुम्हें जो भी पेनल्टी पे करोगे तुम करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा। ये लो, अगर पकड़े गए लॉ की वायलेशन की वजह से जो भी पेनल्टी तुम्हें पे करना पड़ेगी मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। इन्होंने कहा ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, डायरेक्टर पॉइंट हो गए। बाद में पता चला ये तो डिस्क्वालीफाइड थे, नहीं बताया, पेनल्टी पड़ गई इनको। इन्होंने पे करने के बाद मुझसे कहा कि सर पैसे दीजिए। अब मैंने कहा कोई पैसे नहीं, बताइए मेरे से रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है अगर आप किसी भी डायरेक्टर के साथ या किसी भी ऑफिसर के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि भाई तुम नेग्लिजेंट बिहेवियर के साथ काम करो, तुम लॉ की वायलेशन करो, क्योंकि लॉ को अबाइड बाय करना ड्यूटी है ना, लॉ की वायलेशन करो, अगर तुम्हें कोई भी खर्चा नुकसान हुआ मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा। हर ऐसा एग्रीमेंट जो नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी को इंडेमनीफाई करने को कहता हो वो एग्रीमेंट वाइड है। वाइड का मतलब उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा है केस है जो डायरेक्टर के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग हुई लेकिन उसमें डायरेक्टर सही साबित हुआ, वो इंडेमनिफिकेशन की जा सकती है। नहीं समझ आई बात? फिर से सुनिए। एक जगह पे लॉ ये कहता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी, चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता है डायरेक्टर होता है ना, डीम्ड डायरेक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी है 15 वर्किंग डेज के अंदर डिविडेंड पे करना है, वरना उसे पेनल्टी पे करना पड़ेगी। ठीक है, पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अब मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूं, मैंने डायरेक्टर को क्या कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव को, मैं कहा भाई डिविडेंड 15 दिनों में पे ना करो, रहने दो।
कंपनी में पैसों की डिक्लेयर कर दिया है, अभी पे ना करो, पैसों की ज़रूरत है, नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, वहाँ से प्रॉफिट आएगा फिर देखी जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा सर लॉ ने कहा हुआ है कि अगर मैंने 15 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं किया ना तो पेनल्टी पे करना पड़ेगी। अब मैंने क्या एग्रीमेंट किया, मैंने कहा अगर तुम्हें पेनल्टी पे करना पड़ती है ना तो जो भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी मैं तुम्हें इंडेमनीफाई कर दूंगा। बताइए ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड है? ये वॉइड है क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नेग्लिजेंस का लॉ की वायलेशन की है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। अच्छा अब आगे सुना, फर्ज कीजिए कि डायरेक्टर ने थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, किसी को एम्प्लॉय रखा, उसने काम सही नहीं किया, डायरेक्टर ने टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको नोटिस दिया फायर करने का, उसे नौकरी से निकाल दिया। अब उस एम्प्लॉय ने डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि सर इसने सही तरीके से मुझे नहीं निकाला, अनफेयर मीन से मुझे निकाला। केस चला, क्या केस चलने में डायरेक्टर के पैसे लगेंगे? डायरेक्टर ने फीस दी होगी लॉयर को, इसमें कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुए, अदालत ने फैसला किया डायरेक्टर ठीक था, केस इज डिसमिस्ड। क्वेश्चन मेरा सिंपल और एक यस नो में आंसर करना है, क्या इस केस के ऊपर डायरेक्टर्स के जितने पैसे लगे डायरेक्टर कंपनी से इंडेमनीफाई करवा सकता है? भाई यस करवा सकता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का पर्सनल केस नहीं था और इसमें डायरेक्टर का कसूर भी नहीं था, ये लीगल प्रोसीडिंग हुई और सक्सेसफुल। अगर सारे केस के फैक्ट्स यही रहे, फर्क सिर्फ इतना हो कि केस का फैसला डायरेक्टर के खिलाफ आ जाए कि बाकी इसने सही तरीके से डिसमिस नहीं किया इसको, अनफेयर मीन से डिसमिस किया इसको, इस सूरत में केस के ऊपर जो पैसे लगे होते क्या डायरेक्टर वो इंडेमनीफाई करवा सकता? वो नहीं करवा सकता था। लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह के पैसे रिकवर करवा सकते हैं, लेकिन कब? इफ सक्सेसफुल। ये समझाए इंडेमनिफिकेशन का पॉइंट कि नॉर्मल लीगल वैलिड एक्ट्स के लिए डायरेक्टर्स की इंडेमनिफिकेशन की जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टर्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी से बाहर जाते हैं, अथॉरिटी से बाहर कोई काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, उस केसेस में डायरेक्टर्स के जो भी एक्सपेंसेस इंडेमनिफिकेशन नहीं होगी। दो एग्जांपल मैंने आपको दी, एक लीगल केस जिसमें डायरेक्टर हार गया, एक लीगल केस जिसमें डायरेक्टर जीत गया। जीत के वाले में इंडेमनिफिकेशन होगी, हार के वाले में नहीं। ये क्लियर है जी? आगे चलते हैं। ये इंडेमनिफिकेशन तो हो गया ओके। अब आगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, डायरेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है रेगुलर डायरेक्टर जो कंपनी का शेयर होल्डर भी होता है। याद है फ्रेश सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का कंसेप्ट? अगर आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाए तो आप कंपनी को नोटिस दे सकते हैं और कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसीड करेगी फ्रेश सिलेक्शन करवाने के लिए। लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। याद है ये कंसेप्ट? तो एक वो डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने शेयर होल्डिंग की बेस के ऊपर डायरेक्टरशिप का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, अपनी शेयर होल्डिंग की बेस पे, किसी की बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग की, किसी दूसरे के कहने पे नहीं। जैसे एक होता है डायरेक्टर जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये पता है गवर्नमेंट को या बड़ी कॉर्पोरेट को, नॉमिनी डायरेक्टर, ठीक है, उसका भी शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। समटाइम ऐसा होता है कि कोई जेन्युइन डायरेक्टर जो होता है ना, जेन्युइन शेयर होल्डर, वो खुद डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, किसी दूसरे को कहता है तुम मेरे हिस्से के डायरेक्टर बन जाओ। इसकी एक कॉमन एग्जांपल आपको देता हूं। एक पर्सन मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। फर्ज कीजिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा, अरबों रुपया, और मैं नहीं है हाँ, और ना ही कोई ख्वाहिश है अरबों रुपया आने की, आ जाए तो बुरी बात भी नहीं है, वेलकम। तो मैं 5 कंपनी का डायरेक्टर बन गया,
छठी कंपनी के भी शेयर्स मेरे पास है, लेकिन मैं उसका डायरेक्टर नहीं बन सकता। फिर मैं क्या मैं अपना फ्रंट मैन ढूंढूंगा, ऐसा बंदा जो मेरे इशारों पे चले। उससे कहूँगा तुम इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाओ। वो कहेगा सर मेरे पास तो शेयर्स ही नहीं है। मैं कहूँगा मैं तुम्हें शेयर ट्रांसफर करता हूँ, मैं तुम्हें, ये डीलिंग गौर से सुनिएगा, ये बार बार आएगी। इसे लॉ ये कहता है अगर मैं अपने शेयर्स इनके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं ना और फिर ये डायरेक्टर बन जाते हैं, तो लॉ ये कहता है कि ये डायरेक्टर तो हैं लेकिन और शेयर होल्डर भी हैं, लेकिन बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं है। बेनिफिशियल शेयर होल्डर मैं हूं। बेनिफिशियल शेयर होल्डर पता कौन था? जिसको शेयर होल्डर होने के बेनिफिट भी मिले, डिविडेंड, वोटिंग राइट। अच्छा अब आपने ना ये एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि मैं अगर इसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए ना तो ये कभी भी शेयर बेच के भाग सकता है। इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं। जो शेयर ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, तो जो बेनिफिशियल शेयर होल्डर है वो अगर किसी दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर रहे हो जो बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं है, शेयर होल्डर है बेनिफिशियल नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम किया होता है कि ये भागने ना पाए। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल हो सकता है, मैंने शेयर ट्रांसफर किए हो लेकिन दोनों की जॉइंट शेयर होल्डिंग में। जॉइंट शेयर होल्डिंग का कंसेप्ट है, जॉइंट प्रॉपर्टी बेचनी हो ना तो किसके साइन लगते हैं? दोनों के। अब ये शेयर होल्डर तो है लेकिन मेरी मर्जी के बगैर शेयर बेच नहीं सकता। कंसेप्ट समझ आया बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग का? और लोग क्यों अपनी शेयर होल्डिंग दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करते हैं ये भी समझ आ गया, ताकि वो डायरेक्टर बन सके और इनके इशारों के मुताबिक काम कर सके। और हम खुद क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि पहले ही हम सफिशिएंट कंपनीज के डायरेक्टर हैं। ये कंसेप्ट। तो एक तो है रेगुलर डायरेक्टर। रेगुलर डायरेक्टर कौन है? जो खुद बेनिफिशियल शेयर होल्डर है और खुद ही कंपनी का डायरेक्टर भी है। ये समझ आ गया? तो फिर उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट्स तो आपने सारे दे दिए। उसको क्या मिलेगा? बैठे बैठाए उसको नौकरी मिल गई काफी नहीं है? जिसको शेयर ट्रांसफर किए हैं उसको कह रहे हैं ना। और बैठे बैठाए उसको डायरेक्टर बना दिया, इज्जत की जगह पे बैठा दिया, ये काफी नहीं है? हाँ, मीटिंग के अटेंड करने के लिए जाएगा, उसकी फीस मिलेगी, उसके लिए ये काफी नहीं है? अब आप क्या चाहते हैं? सारे शेयर उसको दान कर दूं मैं कि भाई आपकी मेहरबानी, आप मानने हैं कंपनी का डायरेक्टर बने, ये ले मेरे सारे शेयर आपके हुए। ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए यही बहुत है, इसलिए ये बहुत है। जब वो ट्रांसफर शेयर करेगा तो उसी की हाँ? ट्रांसफर शेयर करेगा। हाँ, अगर शेयर्स कंप्लीटली ट्रांसफर कर दूं हाफ करेगा जी, हाफ नहीं करेगा। जॉइंट शेयर होल्डिंग का मतलब हाफ नहीं होता। ये आपको एक लेक्चर में समझाया था मैंने। हाँ बिल्कुल। अगर एक मकान दो भाइयों के नाम पे ट्रांसफर किया जाए, फर्ज कीजिए एक कनाल का मकान दो भाइयों के नाम पे ट्रांसफर किया जाए जॉइंट प्रॉपर्टी, तो इसका यह मतलब नहीं होता दोनों का आधा आधा है, 10 मरले इसका 10 मरले इसका, ऐसा नहीं होगा। लॉ ये कहता है कि उस मकान के एक इंच के ऊपर दोनों भाई मालिक हैं, और 1 इंच को भी बेचना है ना तो जब तक दोनों भाई इकट्ठे साइन नहीं करेंगे प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। जॉइंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब हाफ ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। ये एक दफा बड़ा इशू आया था, मुझे याद है। गवर्नमेंट ने कहा था 5 मरले से ऊपर जितना भी घर है ना उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस वक्त एक बड़े सिग्निफिकेंट मिनोरिटी, मतलब बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा था कि हमारा तो घर है 8 मरले का, जॉइंट प्रॉपर्टी है 2 भाइयों की, दोनों का 4-4 मरला है, तो हमने तो टैक्स नहीं अदा करना। गवर्नमेंट ने क्या करना, ऐसी की तैसी टैक्स नहीं अदा करना, ये 8 मरले का है। ये जॉइंट प्रॉपर्टी जो है ना, जॉइंट, ये आधी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, पूरी ये प्रॉपर्टी। तो ये हमारा 5 मरले क्राइटेरिया से एक्सीड कर रहा है, आपको टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर, जो भी लग्जरी टैक्स है, जो भी था अल्लाह जाने उस वक्त। तो इसीलिए ज़हन में रखिएगा, बाज़ औक़ात ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लेकिन वो बंदा कहीं भागता नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हमने इंतजाम ऐसे किए होते हैं जी। रेगुलर डायरेक्टर कौन सा है? बेनिफिशियल शेयर होल्डर भी है, कंपनी का डायरेक्टर, ये तो हो गया जेन्युइन केस। एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये कौन है? ये शेयर होल्डर भी है, डायरेक्टर भी है। ये शेयर होल्डर नहीं है,
क्या एम्प्लॉई है, फुल टाइम एम्प्लॉई है, इस वजह से डायरेक्टर बना, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं होता। और ये कौन है जो ना शेयर होल्डर है ना एम्प्लॉई है, इसको फ्री में नौकरी मिल गई। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा, सर हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो एक्सेप्शन पढ़ा ही है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सेप्शन में नहीं पढ़ा। इसका मतलब है डायरेक्टर बनने के लिए इसका शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं है, इसका शेयर होल्डर होना जरूरी है। याद रखें, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेयर होल्डर तो होता है, बेनिफिशियल शेयर होल्डर यानी इसके नाम शेयर इसके नाम पे तो होंगे, इसके नहीं होंगे। पापड़ी वाले के अकाउंट में जो 10 करोड़ रुपए आया है, 10 करोड़ रुपए आया है, वो उसके नाम पे तो है, उसका नहीं है, उसका नहीं है। ठीक है, वो किसी से पूछा, किसी सियासतदान से, किसी टीवी एंकर ने पूछा कि अगर वो बंदा पैसे लेके भाग जाए तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जो बंदा किसी के पास पैसे रखवाना जानता है ना, वो उससे निकलवाना भी जानता है। तो जो पर्सन, जो शेयर होल्डर इनके नाम पे शेयर ट्रांसफर करवाना जानता है, उनसे निकलवाना भी जानता है, तो इसको भागने नहीं देते, ये ज़हन में रखें। तीनों में फर्क समझ आया? ये जेन्युइन डायरेक्टर है जो कंपनी का शेयर होल्डर भी है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, शेयर होल्डर नहीं है, एम्प्लॉय है। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव से पता चल गया एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है भला? इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये भी एम्प्लॉय नहीं है, ये भी एम्प्लॉय नहीं है। ये बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का, इस वजह से डायरेक्टर बना, ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई आउटसाइड व्यू लेने के लिए ना, बाजुकात हम किसी पर्सन को कहते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमारी कंपनी के डायरेक्टर बन जाए। जैसे फर्ज कीजिए, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज कीजिए कि एक कॉलेज ओपन हो और वो कहे सर हमने सुना है कि आप साइंस बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं, आप आके हमारे कॉलेज में साइंस पढ़ाइए। फर्ज कीजिए मैं साइंस का एक अच्छा टीचर हूं, कॉलेज की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, मैंने कहा नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने शेयर होल्डर नहीं बनना। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा आप हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए। मैं कहूँगा नहीं, मैं आपको फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं बन सकता आपका। उनका सर अच्छा ऐसा कीजिए, हमारी मीटिंग होती है महीने में एक दफ़ा, आप सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आए, आपका इतना एक्सपीरियंस है 20-25 साल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आए, आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दीजिए, आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दीजिए। सिर्फ आपने डे टू डे मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको छोड़े, सिर्फ महीने बाद आना अपने पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। आप हमें बता दीजिएगा कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम किसी को उसके एक्सपीरियंस की बेस पे मशवरा लेने के लिए मीटिंग में बुला लेते हैं। ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। याद रखें, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक कोई नहीं होता, ना एज शेयर होल्डर ना एज एम्प्लॉय। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना एम्प्लॉय होगा कंपनी का ना शेयर। तो फिर क्वेश्चन ये है कि इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है? क्योंकि ये एक्सपीरियंस बनता अपने प्रोफेशन, कंपनी के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है, अपने प्रोफेशन में एक्सपीरियंस है और उससे मशवरा लेने के लिए इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह दी गई है। यह है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि फिर जरूरत पड़ती है इसको कुछ ना कुछ शेयर्स भी होने चाहिए इसके नाम पे, तो इसको बाज़ औक़ात शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसी ना किसी शेयर होल्डर की तरफ से, लेकिन याद रखें ये बेनिफिशियल ओनर नहीं होता। यही ला कह रहा है अब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? पहला नॉन एग्जीक्यूटिव। अब देखिएगा बातें सारी वही कर रहा है जो हमने डिस्कस की हैं।
ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो डायरेक्टर है जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में से नहीं है। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में से यानी कंपनी का एम्प्लॉय, दूसरे लफ्जों में उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का हिस्सा होता तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाता। एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में से नहीं है। डज नॉट गिव हिज होल वर्किंग टाइम, ये दोनों तकरीबन एक ही बात, ये भी उसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया। ये होल वर्किंग टाइम अपना क्यों महीने में एक दफा आता, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर समर मुबारक, ठीक है, कदीर साहब तो फौत हो गए ना, अल्लाह ताला जन्नत सेव करे। हम डॉक्टर समर मुबारक को कहते हैं सर जी आप अपने रिटायर हो गए लेकिन आपका इतना एक्सपीरियंस है, हम एक साइंस कॉलेज बनाने लगे हैं, आप हमें आके कुछ गाइडेंस दे दिया कीजिए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं इस फील्ड में। अब वो डॉक्टर साहब खुद तो नहीं, फुल टाइम एम्प्लॉय तो नहीं होंगे। ये है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट। वो अपना फुल टाइम भी नहीं दे रहे होंगे कंपनी को। डज नॉट गिव हिज होल वर्किंग टाइम, ये समझ आया। वो सिर्फ कितना टाइम दे रहे होंगे मीटिंग की हद तक, महीने में 2-3 घंटे बस। अच्छा, इन दो लाइनों में ना उसने डिफरेंशिएट किया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से। अगली लाइन में देखिए क्या कह रहा है, नॉट बेनिफिशियल ओनर ऑफ कंपनी आर एसोसिएटेड कंपनी। इसमें इस रेगुलर डायरेक्टर से डिफरेंशिएट कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना कंपनी का बाकायदा कोई ओनर है और ना ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, ना ही कंपनी का कोई एम्प्लॉय है। रिसीव्स नो रिम्यूनरेशन एक्सेप्ट मीटिंग्स, मीटिंग फीस के अलावा कोई सैलरी, क्यों सैलरी क्यों नहीं ले रहा भाई, लेनी भी नहीं चाहिए, क्यों एम्प्लॉय जो नहीं है, टाइम जो नहीं देता कंपनी को। फिर इसको क्यों रखा हुआ है, आखिरी लाइन में इसका जवाब दे रहा है, क्योंकि ये आउटसाइड व्यू पॉइंट देता है, आउटसाइड व्यू पॉइंट। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक जजमेंटल क्वेश्चन रखता हूं, जजमेंटल क्वेश्चन, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सिर्फ डेफिनेशन ही वो तो आप रट लेंगे, इसका कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। मुझे बताइए, एक कश्ती है, ठीक है, एक कश्ती है, जहाज है, उसमें कुछ मुसाफिर बैठे हैं। जहाज का कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? नहीं बाबा, उस बंदे, दो ऑप्शन दे रहा हूं, उस बंदे के हाथ में जो जहाज का मुसाफिर है या उस बंदे के हाथ में जो जहाज का मुसाफिर नहीं है। फर्ज कीजिए ऑटोमोड में भी जहाज चलता है, दूर से भी चल सकता है, ऑनलाइन भी क्लासेस लेके जहाज चल सकता है, फिजिकल भी वहां पे मौजूद हो जहाज चल सकता है। बताइए किसके कंट्रोल में होना चाहिए? मुसाफिर, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो ये चाहेगा। तो जिस डायरेक्टर का असल में कंपनी किन लोगों को चलानी चाहिए? क्या उन लोगों को जिनका कोई पैसा, कोई स्टेक कंपनी में नहीं है, या उन लोगों को जिनका पैसा, जिनका स्टेक लगा हुआ है? अच्छा, ये एक बड़ी डिस्कशन होती रही है, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। पहले जो जहन में आंसर आता है वो ये आता है कि जिनका स्टेक लगा हुआ है, क्योंकि वो फिर अच्छे फैसले करेंगे। जो जहाज में सवार है ना वही जहाज चलाएगा, उसे पता है मैं गलत फैसला करूंगा जहाज डूबेगा, मैं भी डूबूंगा। जो दूर बैठा ना उसे पता भाई मैंने गलत फैसला कर भी लिया ना, और मैं तो बाहर बैठा हूं, डूबेंगे तो जहाज वाले डूबेंगे। तो इसीलिए लॉ ये कहता है कंपनी के अंदर ऐसे डायरेक्टर लाजमी होने चाहिए जिनका स्टेक मौजूद है, चाहे वो स्टेक शेयर्स की फॉर्म में है, चाहे वो स्टेक एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में है। ये डायरेक्टर तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सारे ना सही कुछ डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए जिनका कंपनी में कोई स्टेक नहीं है, ताकि जब ये पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे, इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे। क्योंकि हो सकता है शेयर होल्डर जो फैसला करे ना, वो शेयर होल्डर कहें भाई, अब देखें डिसीजन मेकिंग, अपना प्रोजेक्ट चलाना है ये नया, ये पेट्रोल से चलाएं कि कोयला से चलाएं? कोयला सस्ता पड़ता है, पेट्रोल तो आजकल रेट बहुत ज्यादा है, कोयला से चलाते हैं। लेकिन किसी इंजीनियर ने बताया सर कोयला से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने कहा खैर है, हमारा तो शेयर प्राइस तो बढ़ेगी ना, प्रॉफिट तो बढ़ेगा।
ये फैसला क्या करेंगे? इतने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप बाहर बैठे हैं। अगर इसी कंपनी के आप शेयर होल्डर ना मेजॉरिटी शेयर, तो आप शायद ये कहें नहीं फैसला ठीक है। ये क्लियर? ये फैसला इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। यानी अच्छा, दूसरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैठ, फैसला हो रहा है क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि डायरेक्टर्स की तनख्वाह बढ़ाई जाए कि ना बढ़ाई जाए। फर्ज कीजिए कि मेंबर्स, आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ इस बारे में, आर्टिकल साइलेंट है। आर्टिकल्स ने कहा है कि मेंबर जो है वो सैलरी खुद डिसाइड कर ले। अब डायरेक्टर ने फैसला करना है कि क्या सैलरी बढ़ाई जाए कि नहीं बढ़ाई जाए। जैसे आप देखते होंगे कि वो जो MNAs वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी खुद ही बढ़ा लेते हैं ना, सारे उधर ही बैठे होते हैं, खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही सैलरी बढ़ा लेते हैं। हालांकि आम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो इस पोजीशन में नहीं होता अपनी सैलरी खुद बढ़ा ले। तो कंपनी के अंदर आम एम्प्लॉय इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने फैसला किया, ईद आ गई है, सारे डायरेक्टर को एक एक 2-2 3-3 सैलरी बोनस मिलनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या फैसला करेंगे? मिलने चाहिए। अब देखिए ये शेयर होल्डर के नुकसान की बात होगी कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के अंदर बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, हर एक की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, शेयर होल्डर की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट कर सके, उनके इंटरेस्ट को। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और ऐसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए बोर्ड में जो ना शेयर होल्डर है ना एम्प्लॉय। क्यों? हाँ, क्योंकि उनको इनके फैसले से फर्क, और ये इसलिए ताकि ये बाकी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट वॉच कर सके, सोसाइटी एट लार्ज का। कहीं कोई पोल्यूशन वाला फैसला तो नहीं हो रहा भाई, समझ आया? इनकी एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है, ठीक है। उन लोगों का होना भी जरूरी है, कंट्रोल उन लोगों के हाथ में भी होना चाहिए जो जहाज में सवार है, लेकिन उन लोगों का भी ओपिनियन लेना चाहिए जो तजर्बे का, जो जहाज में सवार नहीं है लेकिन इस समंदर के उन्होंने कई चक्कर लगाए हुए हैं, वो तजर्बेकार है। वो सिर्फ किसी एक एंगल को देख के फैसला नहीं करेंगे, वो बिग पिक्चर को सामने रख के फैसला करेंगे। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जस्टिफिकेशन समझ आई? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन लाजमी होती है बोर्ड में। अच्छा, पॉइंट क्लियर हो गए सारे? ना एम्प्लॉय मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, ना बेनिफिशियल शेयर होल्डर, बेनिफिशियल लाजमी लगाना साथ, ना किसी किस्म की रिम्यूनरेशन लेते हैं, और इनको किस लिए रखा जाता है? आउटसाइड व्यू देने के लिए। अच्छा, अब देखें, अब मुझे बात बताएं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा महीना कंपनी में रहेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी कभार रहेंगे सिर्फ मीटिंग करने के लिए। फर्ज कीजिए अगर पता चलता है कंपनी ने कंसाइनमेंट भेजी थी सिंगापुर, उसमें चर्च थी, आप रेगुलेटर हैं, अब ये मीटिंग में फैसला नहीं हुआ कि चर्च भेजनी है, बोर्ड मीटिंग में ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई, ना उन्होंने प्रूव किया। आप किन को पकड़ेंगे? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, कि दोनों को? एग्जैक्ट, क्योंकि वो मैनेजर। नॉन एग्जीक्यूटिव को तो नहीं पकड़ेंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव का कोई कसूर नहीं, उन्हें पता ही नहीं कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। यही लॉ ने कहा कि असल में लोग नॉन एग्जीक्यूटिव बनते हुए डरते थे कि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन तो जाएं, लेकिन कंपनी में गड़बड़ हो ना, तो नॉर्मली कंपनी में गड़बड़ होती है ना तो डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। कंपनी में गड़बड़ होती है तो वो डायरेक्टर जिम्मेदार हो। उन्होंने कहा हम तो रोजमर्रा के मामलात में इंटरफेयर ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, ये ना कंपनी में गड़बड़ हो हम फंस जाए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बनते थे, फिर लॉ ने एक रिलैक्सेशन दी, इसके बाद डायरेक्टर बनना शुरू हो गए नॉन एग्जीक्यूटिव। वो रिलैक्सेशन क्या थी कि लिस्टेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी के केस में प्रोटेक्ट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। कैसे प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी भी किस्म के गलत एक्ट या मिशन का जिम्मेदार नहीं होगा। कंपनी किसी भी किस्म का कोई गलत एक्शन लेती है, कोई गलत काम करती है,
कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय गलत काम करते हैं तो रेगुलर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो जिम्मेदार होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं है, अनलेस के ये एक्ट या ओमिशन उनकी कंसेंट रजामंदी से हुआ हो या उन्होंने डिलीजेंटली ड्यू डिलीजेंस के साथ काम नहीं किया। यानी जब तक उनका आशीर्वाद शामिल नहीं होगा उस गलत काम में, तब तक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जिम्मेदार करार नहीं दिया जाएगा। मीटिंग के बाद हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मीटिंग में डिस्कस हुआ भाई चर्च से भेजी जाए कि नहीं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा ठीक है जी भेजी जाए, तो इस सूरत में तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सजा मिलनी चाहिए ना, क्योंकि इनके नॉलेज में था, उनके कंसेंट के साथ यह काम हुआ है। लेकिन अगर उनकी कंसेंट के बगैर हुआ फिर तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समझ आ गई क्या है, इसको प्रोटेक्शन क्या मिली ये भी क्लियर हो गया। प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा पहले मुझे बताएं, आपका क्या है, जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, आपके ख्याल में कंपनी के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए और रेगुलर के नॉन एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए, तजर्बा। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, उनको बेचारों को तो कसूर ही नहीं है ना, शर्त यह है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो उस सेक्टर में, ये ध्यान में रखिए। चलिए ये तो था हमारा इंडेमनिफिकेशन, और इंडेमनिफिकेशन के बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोटेक्शन भी कर लिया। हाँ नहीं, ये रीजन बता रहा है, जो गिव एन आउटसाइड व्यू पॉइंट है, रीजन बता रहा है कि आउटसाइड व्यू पॉइंट से मुराद समझ लें इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट, इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट। नहीं वो बिल्कुल वो तो आपको सिर्फ एक रीजन बताने के लिए कि क्यों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जरूरत पेश आ सकती है। ये नॉर्मली ये आउटसाइड व्यू लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, हाँ, लेकिन नॉर्मली ये आउटसाइड व्यू पॉइंट की वजह से ही इनको पॉइंट किया जाता है। इंडेमनिफिकेशन क्लियर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोटेक्शन भी क्लियर। अब क्या स्टडी करना है, इसमें से कुछ लिमिटेशन हमने पढ़ी हुई है। वो लिमिटेशंस क्या है? एक तो ये लिमिटेशन है मैक्सिमम डायरेक्टरशिप वाली, एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है? 5 लिस्टेड कंपनीज में, और इसमें आपने लिस्टेड कंपनीज को, सॉरी सब्सिडरीज को नहीं गिनना। 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है एक्सक्लूडिंग सब्सिडी। यू समझ लीजिए कि लॉ ने लिमिट लगाई हुई है कि मैक्सिमम आप इतने कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा में नहीं हो सकते। अनलिस्टेड में जितना मर्जी हो जाए कोई टेंशन नहीं। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट, लोन आर गारंटी टू डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है? अच्छा इसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग स्पाउस आर माइनर चाइल्ड आर होल्डिंग, यानी डायरेक्टर को लोन दे वो भी वही बात है, स्पाउस या माइनर चाइल्ड को लोन दे वो भी वही बात है, और अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे तो भी यही बात। यानी ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर को नहीं, होल्डिंग को, स्पाउस को, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को भी कवर करता है, और डायरेक्टर की स्पाउस और माइनर चाइल्ड को भी कवर करता है। क्या डायरेक्टर को लोन या गारंटी दी जा सकती है? यस, लेकिन शर्त क्या है? मेंबर्स की अप्रूवल हो, मेंबर्स रेजोल्यूशन पास, यानी डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है, और साथ ही साथ अगर लिस्टेड कंपनी है कमीशन की अप्रूवल की भी जरूरत है। लेकिन ये अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में नहीं चाहिए। यानी बैंक अगर अपने डायरेक्टर को लोन देता है तो बगैर अप्रूवल ऑफ मेंबर और कमीशन के दे सकता है। क्यों? इसका काम ही है, ये वो सारी दुनिया को दे रहा है, तो इसको भी आम दुनिया समझ के दे दे डायरेक्टर को लोन। लेकिन डायरेक्टर्स के लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा और कोई भी कंपनी हुई वो अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, लेकिन मेंबर्स के अप्रूवल के बाद, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। और अगर डायरेक्टर के बीवी को लोन देना हो तो भी यही सीन है।
होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर कहे मुझे लोन दो, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर की बीवी तो भी है। ठीक है, लॉ ने दोनों को कवर कर दिया, कंपनी और उसकी होल्डिंग भी है, डायरेक्टर उसके रिलेटिव्स की भी। क्या कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर सकती हैं? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन तो कह रहा है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या गिफ्ट टू मेंबर्स मना है। अच्छा, आप बता सकते हैं जजमेंटल क्वेश्चन, फिर वही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना कंपनीज के लिए क्यों मना है? नहीं, सबके लिए। अक्सर ऐसे होता है कि कंपनीज जब, या कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, तो जब वो पार्टी पावर में आ जाती है तो उनसे अपनी फरमाइशें मनवाने की कोशिश करता है। 2 नंबर का आम शाबाश। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि कोई भी मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की एग्जाम्पल नहीं है, और भी पूरी दुनिया में ऐसे होता है। क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन, कंपनीज बिजनेसमैन ही चला रहे होते हैं ना, उन्हें सिर्फ एक चीज से गर्ज होती है, प्रॉफिट से, और वो उसको बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन पास करवाते हैं। इसीलिए लॉ ने ये कहा कि कोई भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। अपने मेंबर्स को गिफ्ट दे सकती है, सर आपकी मेहरबानी, आप मेंबर हैं, आप एजीएम में हैं, ये लीजिए 10 लाख का गिफ्ट। क्यों? अगर गिफ्ट देने की इजाजत होती ना, तो कंपनी का सारा डिविडेंड गिफ्ट की शक्ल में मेंबर्स को पहुंचा दिया जाता, टैक्स से बचने के लिए। लॉ ने कहा नहीं, मेंबर्स को आप गिफ्ट नहीं दे सकते, देना है तो डिविडेंड दीजिए और उसके ऊपर टैक्स काट के डिविडेंड दीजिए। तकरीबन आधा प्रॉफिट तो कंपनी ले जाती है। ठीक है, 29% रेट है, टैक्स पड़ा हुआ आपने, और विद होल्डिंग कितना है? 15%, और मिला के कितना? 44% हो जाता है। ये ले 44% तो गवर्नमेंट ले जाती है। हाँ जी, और फिर असल में जब उनके पास जाएगा उनके अकाउंट में और वो आगे खर्च करेंगे, उस पर भी टैक्स लगता है। आपको पता है, आप 1 रुपया खर्च करते हैं ना, अगर उस पर आप जो कमाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, और जो खर्च करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। बहरहाल छोड़ें इसको, तो असल में 50% ऑनलाइन नहीं होता है, ऐसे ऑनलाइन में कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, लेकिन बहरहाल छोड़े। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है? डायरेक्टर छुट्टी पे चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है अगर 6 महीने की, पक्की छुट्टी नहीं, लंबी छुट्टी, लंबी छुट्टी पे भी जा सकता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि डायरेक्टर जो छुट्टी पे जा रहा है वो अपनी जगह पे अपने किसी रिश्तेदार को डायरेक्टर बना के जा सकता है? क्या जाना चाहिए? क्या डायरेक्टर को इतनी पावर देनी चाहिए कि आप अगर जा रहे हैं लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर, 4, 5, 6 महीने के लिए, तो आप अपनी बजाय किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट करते जाएं? लॉ कहता है नॉर्मली इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया मेंबर्स ने, और उनको अपॉइंट किया गया उनकी स्किल को सामने रख के। ठीक है, तो वो पता नहीं कोई डायरेक्टर किसको, जिसको मर्जी वो अपॉइंट कर दे, और दूसरा डायरेक्टर उसकी जगह पे आए, वो उसको पता ही कुछ नहीं है, तो भाई फेर के रख दे कंपनी की। तो नॉर्मल रूल ये है कि असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट अलाउड। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन अपनी बजाय किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। यानी मैं इलेक्शन के जरिए से कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, अपॉइंट होने के 2 महीने बाद मैं कह रहा हूँ भाईजान मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मेरी जगह पे इस बंदे को डायरेक्टर रख ले, वो कहेंगे भाई हाँ देखा क्या है, रहने दो। इसी तरह यह है असाइनमेंट। इसको कहते हैं, असाइनमेंट का मतलब है परमानेंट बेसिस पे, पक्का पक्का अपनी जगह पे किसी दूसरे को डायरेक्टर बनवाना, ये मना है, ये नहीं कर सकते। लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर इज पॉसिबल। अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर का मतलब क्या है? आर्जी तौर पे अपनी जगह पे किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट करना।
ठीक है, ये किस सूरत में अलाउड है? अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से एब्सेंट है, बाहर जा रहा है 90 डेज और मोर के लिए, लंबी छुट्टी के लिए 90 डेज और मोर, तो वो अपनी जगह पे किसी दूसरे बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते, लेकिन शर्त यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करें, और जैसे ही वो बंदा पाकिस्तान वापस आए, लैंड करे जैसे ही पाकिस्तान में, तो जो अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है वो अपनी पोजीशन छोड़ दे और उसी की जगह पे वही डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर वापस आ जाए। क्लियर हुआ? अगर आप थोड़ा सा सोचे ना, बस आखिरी कंसेप्ट, इसके बाद बात खत्म, तो ये तकरीबन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है। जो नीचे ना ये अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहा है। कैजुअल वैकेंसी में भी ऐसे होता ना, एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी जगह पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि ये आर्जी तौर पे अपॉइंट होता है अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर, परमानेंट बेसिस पर नहीं। तो जरा कंक्लूजन पे आते हैं। मुझे बताइए असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है? अपना ऑफिस पक्का किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देना। क्या एक डायरेक्टर अपने ऑफिस को असाइन कर सकता है, अपनी जगह पे किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन आर्जी तौर पे कर सकता है। यानी अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। जब कभी आपसे एग्जाम में पूछे ना कि क्या असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पॉसिबल है, आपने सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब नहीं देना कि नो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट पॉसिबल, बल्कि इसके साथ साथ दूसरा कंसेप्ट भी लिंक करना है। क्या? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट पॉसिबल बट अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट डायरेक्टर इज पॉसिबल। और दोनों में फर्क है। असाइनमेंट का मतलब पक्का किसी दूसरे को जगह दे दें, अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर का मतलब क्या है? आर्जी तौर पे जगह देना। बट अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर इज पॉसिबल इफ मेन डायरेक्टर इज गोइंग अब्रॉड फॉर 90 डेज और मोर, और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेट डायरेक्टर टिल ही रिटर्न्स। नहीं, ये अप्रूवल होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड मीटिंग नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। बोर्ड मीटिंग अगर अगले 90 दिन के अंदर अगर वो अभी जा रहा है उसे और अगले कुछ अरसे में है, बोर्ड मीटिंग प्लान नहीं है, तो उसे फिर सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किए बगैर ही जाना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि मेरी जगह पे जितने अरसे तक मैं नहीं हूं कोई और बंदा काम कर ले, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखिएगा अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले देखते हैं इस बंदे को बिजनेस की नो हाउ है कि नहीं है। अगर नो हाउ हो फिर उसे अपॉइंट करते हैं, वरना नहीं करते। अगर उसको पता है कि जब तक मैं एब्सेंट रहूंगा तब तक कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, उस ड्यूरेशन में कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होनी और मेरी जगह किसी और डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर वो ये समझता है कि मैं जा रहा हूं और मेरी जगह पे किसी और डायरेक्टर की जरूरत नहीं है तो ना अपॉइंट करवाए। लाजमी नहीं, ये अल्टरनेट है सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपॉइंट करना लाजमी नहीं है, ऑप्शन है। करना चाहे करें, नहीं करना चाहे ना करें। चलिए, ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्लियर हो गया। फिर बता रहा हूं, एग्जाम में अगर पूछे असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पॉसिबल है कि नहीं, आपने सिर्फ यस या नो नहीं करना, आपने सिर्फ असाइनमेंट का आंसर नहीं देना, बल्कि असाइनमेंट के साथ साथ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की बात लाजमी करनी है। वरना आप पूछ रहे होंगे कि सर क्वेश्चन में तो सिर्फ असाइनमेंट की बात की थी, सोल्यूशन में उसने अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट क्यों कर लिया? क्योंकि ये असाइनमेंट और अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर ये इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। जब कभी आपने आंसर करना है दोनों कंसेप्ट को लिखना। डन। चलिए, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है। नेक्स्ट के लिए हमारे 2 कंसेप्ट रह गए, एक रिम्यूनरेशन वाला, रिस्ट्रिक्शन और ट्रांजैक्शन वाला। ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।